नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और आइए सीधा रुख करेंगे झारखंड के सारत का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सभा है उसका सीधा प्रसारण भी सुनाएंगे, लेकिन समाचार में हम शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 46% मतदान। 10 राज्यों की 31 विधानसभा समेत वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दूसरे एम्स के साथ 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। कहा 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज से पूरी की एक गारंटी। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। चुनाव नियमों की भी उड़ी धज्जियां। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की गाइडलाइन। एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी। नोटिस में नियमों के उल्लंघन का जिक्र भी जरूरी। सीजन के पहले कोहरे के साथ एनसीआर सहित स्मॉग की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली के कई हिस्सों में 400 पार दर्ज किया गया एक्यूआई। और आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव हो रहे हैं। झारखंड की 43 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 46.25% मतदान हुआ है। 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है। तो झारखंड में पहले चरण का मतदान जारी है और झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 46.25% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं से अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकल करके लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लें और मतदान जरूर करें। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 46.25% मतदान हुआ है और ये जो प्रक्रिया है ये अब भी लगातार जारी है। डीडी न्यूज भी झारखंड के मतदाताओं से अपील करता है कि यदि आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। झारखंड में पहले चरण का मतदान जारी है। हालांकि मतदान केंद्रों पर हम ये देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मिथिलांचल की यात्रा के दौरान दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने बनने वाले अस्पताल से जुड़ी एक प्रदर्शनी देखी। प्रधानमंत्री की यात्रा स्वास्थ्य इंफ्रा की दृष्टि के एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। एम्स में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बनेगा। लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध सुनिश्चित होंगी। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स का लोगो जारी किया। मिथिला के लोग एम्स की आधारशिला रखे जाने का गौरव का क्षण मना रहे हैं। यह अस्पताल दरभंगा शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर शोभन भरौल बाईपास पर बनकर तैयार होगा। दरभंगा हवाई अड्डे की दूरी अस्पताल से करीब 8 किलोमीटर है। एम्स के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका पूरा डिजाइन आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। 188 एकड़ यानी करीब 2.25 लाख वर्ग मीटर में 1264 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ यह अस्पताल बनकर तैयार होगा, जहां 750 बिस्तर होंगे। करीब 36 महीनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को यह दूसरा एम्स दिया है। इससे पहले पटना एम्स दिया गया था बिहार को। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिथिला, तिरहुत, कोसी सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल तक के लोगों को एम्स का फायदा होगा। घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी,
दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। और प्रधानमंत्री ने करीब 5070 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में गलगलिया अररिया 4 लेन का उद्घाटन भी शामिल है। यह सड़क सीमांचल के क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आज 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किए। और आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में केंद्र सरकार की ओर से एम्स की सौगात दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी व्यक्त की। एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन जाने के बाद इसे एक नई पहचान मिलेगी। दरभंगा एम्स के कारण मिथिलांचल के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने दरभंगा में एम्स की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम लोगों को सबको ये खुशी है कि दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति हो रही है और आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे। ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं। देश भर में अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर भी आप किसी का भी घर गिरा नहीं सकते। सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी का घर गिराया जाता है तो ये उस परिवार के सभी सदस्यों पर सामूहिक दंड के बराबर है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर घर छीन लिया जाता है तो प्रशासन को यह दिखाना होगा कि ऐसा करना अंतिम उपाय था। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है और वो जो गाइडलाइन है, यदि वो हम आपको समझाने की कोशिश करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर किसी कारण बताओ नोटिस के कोई मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। बिना पक्ष सुने कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम 15 दिनों का वक्त दिया जाना चाहिए जिसका भी घर गिराया जाना है। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान के बाहर भी इसको चस्पा किया जाना चाहिए। नोटिस में साफ साफ स्पष्ट रूप से ये जिक्र होना चाहिए कि कैसे नियमों का उल्लंघन हुआ है जिसकी वजह से घर गिराने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अथॉरिटी को मकान मालिक को सुनवाई का मौका देना होगा। ये भी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। साथ ही डिमोलिशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होना चाहिए। ये बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें बात कही गई है। डिमोलिशन रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर डाला जाना चाहिए, यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। साथ ही अगर कोई अधिकारी इन सभी दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलेगा। अधिकारियों को पता होना चाहिए कि अगर वो इनका उल्लंघन कर
डिमोलिशन करते हैं तो फिर से मकान बहाली की जिम्मेदारी उनकी होगी। इसका खर्च भी अधिकारियों को अपनी जेब से भरना होगा। मकान मालिक को भेजे गए नोटिस की एक कॉपी ऑफिस ऑफ कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। तो ये तमाम सारी ऐसी गाइडलाइन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के तहत तय की हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून का पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। और आइए अब सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के देवघर जिले के सारठ में आयोजित चुनावी जनसभा का। बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाने जा रहे हैं और ये उत्सव हम मनाने जा रहे नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में धरती आबा की जन्म जयंती मनाई जाएगी। और उसके पहले लोकतंत्र के उत्सव में आपने भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, आज झारखंड में पहले चरण का मतदान हो रहा है। रोटी बेटी और माटी को बचाने का संकल्प आज हर बूथ पर दिख रहा है। भाजपा ने नारी शक्ति और नौजवानों के भविष्य के लिए जो गारंटियां दी है उनके प्रति भारी समर्थन दिख रहा है। हमारा ये संथाल का क्षेत्र भी इस बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। यहां एक बेटी बढ़िया सा चित्र बना के लाई है। बेटी, आपने चित्र के पीछे अपना नाम पता लिखा है? अपना नाम पता लिखा है? अपना नाम पता पीछे लिखा है? अच्छा, वो बोल नहीं पाती है। अच्छा, अपना नाम पता लिख करके वो चित्र मुझे दीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा बेटे। देखिए, परमात्मा ने उसको
कुछ कमी दी, लेकिन उसका जो प्यार है, स्नेह है, इस बेटी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैं बीते दिनों झारखंड में जहां भी गया, हर जगह विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है। झारखंडी गौरव, झारखंड की पहचान, ये आप सबकी ताकत रही है। और गर्व से कहते हैं ना कि मैं झारखंडी हूं। और कल्पना करिए, अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, हर झारखंडी को बचाना है। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। तो झारखंड के सारठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मतदाताओं से, झारखंड की जनता से भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस पर मतदान से 48 घंटे पूर्व घोषणा पत्र जारी करने पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी ने कल घोषणा पत्र जारी किया, वो काफी दुखद है। कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, यह जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, 11 तारीख से 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद 11 तारीख से बाद कल 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह अपने आप में बहुत ही दुखद है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई है,
मुझे लगता है हमारे पार्टी ने तो कंप्लेंट किया ही है, इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को और गति प्रदान करेगी। और झारखंड में 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। मतदान के बाद हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तंग आ चुकी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हमारे साथ हैं। अभी उन्होंने अपना वोट दिया है। चंपाई जी, क्या लग रहा है, पहली बार 40 साल बाद आप जेएम से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। काम करने वाला, संघर्ष करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे, बहुत अच्छा है जी। आप कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, क्या लगता है कि क्या असर रहेगा आपका इस क्षेत्र में, जिस तरीके से आपका पिछला 2019 में असर रहा था आपका तमाम क्षेत्र में? नहीं, इस बार असर रहेगा, भाजपा के पक्ष में है। क्या प्रमुख मुद्दे आपको लगते हैं कि जो आप जनता को समझा पाए इस बार चुनाव में? पूरे झारखंड क्षेत्र में मुद्दा ही मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठी पूरा झारखंड के बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां आदिवासी का जनसंख्या घटना, दूसरा भ्रष्टाचार, बालू से लेकर हर चीज़ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बहाली नहीं हो पाया है ना। प्राइमरी स्कूल में 300 बच्चों में एक ही शिक्षक है। इरिगेशन उस तरह से प्रगति नहीं हुआ है। वहाँ बेरोजगार लोग रोड पर खड़ा है, आंदोलन पर है। इसलिए हर चीज़ में रनिंग योजना को बंद कर देना, जैसे वृद्धा पेंशन जैसा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसा, उस चीज़ को बंद करके नया योजना उचित हम नहीं समझते। रनिंग भी रहे, आपको अच्छा करे, लेकिन आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी और एनडीए ने यहाँ पर जनता के बीच जाने का काम किया है और इन्हीं मुद्दे पर इस बार झारखंड में सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, सरायकेला, झारखंड। झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा साहू भी विधानसभा के चुनावी मैदान में है। पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्व से भाजपा की उम्मीदवार हैं। पूर्णिमा साहू का कहना है कि झारखंड में महिलाओं के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा के रोटी बेटी माटी के नारे का साथ दिया है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू उम्मीदवार हैं। पूर्णिमा जी, पहली बार आप मैदान में उतरी हैं, क्या लग रहा है आपको? आपने भी वोट अपना डाला है। ये वोट जो है सेवा भाव से डाला है मैंने, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए डाला है, क्योंकि विकास की जो गति धीमी हुई है उसे बस गति देना, त्वरित गति प्रदान करना है। और लोगों से, हमारे देवतुल्य जनता से भी यही आग्रह करूंगी, यही अपील करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर जाएं, अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाएं। क्या ऐसे मुद्दे लगते हैं आपको इस बार प्रभावी रहे हैं? आपको लगता है इन मुद्दों का कितना असर हुआ होगा मतदाताओं पर? देखिए, मुद्दे जो है सिर्फ मैं नहीं, हमारे पूरे देवतुल्य जनता जानती कि मुद्दे, उन्हें किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि वो सारी चीज़ों को याद रखें जो वर्तमान की स्थिति है, और अपने भविष्य को देख कर ये वोट करें। आप एक राजनीतिक विरासत से आती हैं, रघुवर दास जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल हैं उड़ीसा के, तो एक आपको लगता है कि इस विरासत को किस तरह आगे ले जाएंगे आप? हमारे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवर दास जी ने अपनी सेवा जो दी है 25 वर्षों तक इस जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र को, तो मैं उस सेवा को और उनसे प्रेरित होकर इस सेवा भाव में उतरी हूँ। और मुझे जो है राजनीति नहीं करनी, मुझे लोक नीति के तहत इस मैदान में उतरना है और जनता के जन भाव को, जन सेवा को जो है, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरी करनी है। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिमा साहू, जो कि जमशेदपुर पूर्व से यहाँ पर बीजेपी एनडीए की उम्मीदवार है। उनका कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चमत्कार हुआ, बदलाव हुआ है, वैसा ही बदलाव झारखंड में होगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज।
भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। सुरक्षा कारणों के चलते भारत सरकार के इस फैसले के बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हड़कंप मचा हुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत के पाकिस्तान आने से इनकार करने के बाद पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर आयोजित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यूएई के अबू धाबी या साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी कराई जा सकती है। वहीं ये बात सामने आने के बाद से पीसीबी ने आईसीसी को बताया कि उनके देश में सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है और उसने हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सफलतापूर्वक मेज़बानी की है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी यही वादा किया है। वहीं पाकिस्तान ने कड़ा रुख भी अपनाया है और ये बात सामने आ रही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी उससे छीनती है तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से खुद को अलग भी कर सकता है। हालांकि अगर 1987 के विश्व कप पर गौर करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी ने एक लेख के माध्यम से उस वक्त इस बात को सामने रखा था कि किस तरह से पाकिस्तान ने आईसीसी में रुतबे का इस्तेमाल करते हुए 1987 के विश्व कप की साझा मेजबानी करने के लिए भारत को मजबूर किया था। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।